The next disease we are going to study is called as the lead blight of the potato. Okay, now consider this disease. See, the lead blight of the potatoes is the most devastating disease of the potatoes in the world. ठीक है, early blight जो disease होता है उससे ज्यादा dangerous disease जो है, it's a lead blight of the potato, and it's actually a devastating disease throughout the world. Okay, it is most destructive in areas with a frequent cool moist weather. ठीक है, जैसे हमने बात की कि moist weather जो होता है उसमें फंगस जो है बहुत ज्यादा वहां पे ग्रो होता है, and that is why it caused the havoc in such a environmental conditions. Okay, actually this lead blight of the potato historically is also very devastating disease. Many historical events are relating with this particular disease. Okay, now see, it is also very destructive to the tomatoes and to the other members of the Solanaceae family. ठीक है, जैसे हमने बात की कि lead blight और the early blight they particularly target the tomatoes and the members of the Solanaceae family. ठीक है, Solanaceae family के members को क्या करते हो, टारगेट करते हैं, because potato is the famous member of the potato family. See, the lead blight may kill the foliage and the stem of the potato and the tomato plant. ठीक है, देखिए वो फॉलेज को किल कर सकता है और स्टेम को किल कर सकता है. द फॉलेज लिटरली मींस द लीव्स पार्ट एंड द स्टेम पार्ट को किल कर सकता है ये डिसीज. ठीक है, एंड वंस द लीव्स एंड स्टेम गॉट इन्फेक्टेड द होल प्लांट डाइड. ओके, वहां पे लीव्स और स्टेम एक बार अगर अफेक्ट हो गए पोटैटो और टोमेटो में तो ये जल्दी डाई हो जाती है. ऑल जो हैबिट है दोनों प्लांट की, पोटैटो या टोमेटो हो, बोथ आर लाइक हर्ब्स. ओके, वो हर्ब्स ही है नियरली बिकॉज दे डू नॉट शो एनी स्ट्रॉन्ग स्टेम देयर. सो वंस द स्टेम इज अफेक्टेड द होल प्लांट इज ग्राउंडेड. नीचे आ जाता है वो प्लांट और नीचे आने के बाद जो है वो उसमें प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन. ओके, इट डजंट मैटर द प्लांट इज यंगर और द ओल्डर प्लांट. जैसे अर्ली बिलाइट में हमने देखा था द ओल्डर लीव्स आर पर्टिकुलरली टारगेटेड बाय द अल्टरनारिया सोलानी. बट इन द व्हेन वी टॉक अबाउट द लेट बिलाइट ऑफ द पोटैटो द एज ऑफ द प्लांट डजंट मैटर देयर. ओके, एट द एनी टाइम दिस पोटैटो और टोमेटो प्लांट गेट अफेक्टेड बाय दिस लेट बिलाइट of the potato. Okay, either in the field, okay, they can got affected in the field or they can got affected in the storage as well. Okay, they can rot in the storage as well. So once the potato or the tomato got affected in the field, and if you store such a fruits in the storage, then also they're all rot. Okay, वहां पे भी वो rot हो सकते हैं क्योंकि ये जो once the fungus is inside these tubers, okay, it can grow on the tubers or the tomato alone in the storage as well. ठीक है, तो चाहे वो फील्ड में डिसीज हो रहा हो उसको कॉज या फिर वो स्टोरेज में अगर चला गया हो तो हर जगह वो रॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. दैट इज द लेड बिलाइट ऑफ द पोटैटो. नाउ सी द हिस्टोरिकली द लेड बिलाइट ऑफ द पोटैटो इज रिलेटेड टू द आयरिश फेमाइन. ठीक है, जब आप हिस्ट्री स्टडी करते हो तो इसमें आपको डिटेल में इसको स्टडी करना ही पड़ता है. ठीक है, तो ये जो आयरिश फेमाइन था ये बड़ा पॉपुलर है हिस्ट्री में कि किस प्रकार से वहां पे जो ये फेमाइन स्प्रेड हुआ था और इसकी वजह से जो डेथ हुई थी ऑफ लैक्स ऑफ द पीपल्स की वहां पे डेथ हुई थी क्योंकि वहां पे ये स्कैरसिटी ऑफ फूड जो हुआ था इस पर्टिकुलर फंगस डिसीज की वजह से हुआ था एंड इट इज कॉज्ड ड्यू टू द फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस. ठीक है, सो द पॉजिटिव एजेंट फॉर द लेड बिलाइट ऑफ द पोटैटो इज द फाइटोप्थेरा infestans. Okay, याद रखना है. and this particular fungus is responsible for causing the lead blight of the potato and this lead blight of the potato is responsible for the Irish famine. ठीक है, जैसे आप जानते हो कि यूरोप में मेजोरिटी ऑफ द टाइम जब वहां पे एंशिएंट एग्रीकल्चर चल रहा था तो पोटैटो जो था वो मेन फूड प्लांट था. ठीक है, और ये मेन फूड प्लांट होने की वजह से जब ये अफेक्ट हुआ इस पर्टिकुलर डिसीज की वजह से, इस पर्टिकुलर फंगस की वजह से, तो वहां पे फूड स्कैरसिटी क्रिएट हो गई एंड ड्यू टू दिस फूड स्कैरसिटी वहां पे जो ये इंटेंसिटी था इस आयरिश फेमाइन का वो बहुत ही ज्यादा था. ओके, तो लेकिन ये एक बात यहाँ पे आपको ये याद रखनी है कि लेड बिलाइट ऑफ द पोटैटो इज कॉज्ड बाय द फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस. इट इज अ पॉजिटिव एजेंट फॉर दिस पर्टिकुलर डिसीज. ओके, नाउ लेट अस कंसीडर द सिम्पटम्स. व्हाट आर द सिम्पटम्स फॉर दिस लेड बिलाइट ऑफ द पोटैटो? सी द सिम्पटम्स फर्स्ट अपीयर एज अ वाटर सोक स्पॉट्स. वहां पे वाटर सोक स्पॉट्स क्रिएट होते हैं यूजुअली एट द एजेस ऑफ द लोअर लीव्स. जो लोअर लीव्स होते हैं उनके एजेस पे, ये देखिए यहाँ से एजेस पे जो होते हैं ये लोअर लीव्स के ऐसे एजेस पे ये स्पॉट्स क्रिएट होते हैं. दीज आर द वाटर सोक स्पॉट्स which are first appear on the margins or the edges of the lower leaves. Okay, in moist weather the spot enlarge rapidly. Okay, no surprise because moist weather is always favorable for the fungus. Fungus जो होता है moist weather में अच्छा खासा ग्रो करता है तो ये rapidly develop होता है and it creates the brown and the blighted areas of the indefinite borders. ठीक है, indefinite borders के जो है यहाँ पे ब्राउन कलर के स्पॉट्स यहाँ पे फिर क्रिएट होते हैं. ठीक है, सो सिम्टम वाइज अगर बात करें लेड बिलाइट ऑफ द पोटैटो, फर्स्ट शो द वाटर सोक्ड स्पॉट्स यूजुअली एट द एजेस ऑफ द लीव्स. ओके, जनरली ओल्डर लीव्स. नाउ ये जो स्पॉट्स होते हैं अगर इनको ये मॉइस्ट वेदर मिल जाए थोड़ा सा तो ये रैपिडली ग्रो होते हैं एंड आफ्टर रैपिडली ग्रोइंग दे टर्न इनटू द ब्राउन कलर. ठीक है, ब्राउन कलर में टर्न हो जाते हैं और इनका बॉर्डर हम डिफाइन नहीं कर सकते, इतना ये स्पीड से आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ सी द जोन ऑफ व्हाइट डॉनी मिल्ड्यू. ठीक है, एक जोन बनता है व्हाइट ऑफ डाउनी मिल्ड्यू ग्रोथ
दैट इज 3 to 5 mm, ठीक है, 3 to 5 mm का होता है ये ग्रोथ टोटल। वाइड अपीयर्स एट द बॉर्डर्स ऑफ द लीजन्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स, लीव्स के अंडर साइड की जो बॉर्डर का एरिया होता है उसका जो अंडर साइड होता है, अंदर के साइड में, वहां पे 3 से लेकर तो 5 mm तक जो है एक व्हाइटिश कलर का जोन क्रिएट होता है, ठीक है। तो इससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो अर्ली बिलाइट को और लेट बिलाइट से, ठीक है। ये जो व्हाइट कलर का जो स्पॉट क्रिएट हो रहा है 3 to 5 mm का ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स, ठीक है, ये इसको डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम द अर्ली बिलाइट ऑफ द पोटैटो। सो उस आईएफएस के क्वेश्चन में अगर आपको याद होगा तो वहां पे उन्होंने यही पूछ लिया था कि यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द अर्ली बिलाइट ऑफ द पोटैटो एंड द लेट बिलाइट ऑफ द पोटैटो, ठीक है। तो यहाँ पे एक जोन क्रिएट होता है व्हाइट डॉनी मिल्ड मिल्ड यहाँ पे माइल्डिवी का, जो 3 to 5 mm का होता है एंड इट ग्रोस अंडर साइड ऑफ द लीव्स, ठीक है, लीव्स के अंडर साइड में ये ग्रो होता है और ये डिस्टिंग्विश करता है अर्ली बिलाइट को लेट बिलाइट से। नाउ सी द सून द एंटायर लीव्स बिकम इन्फेक्टेड एंड डाई एंड बिकम लिम्प, ठीक है, वहां पे लिम्प बन जाता है, नीचे गिर जाता है, उसमें कोई एनर्जी नहीं रहती, कोई वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है और उस वहां पे डेथ हो जाती है इस पर्टिकुलर लीव्स की, ओके। अंडर द कंटिन्यूअस वेट कंडीशन, जैसे हमने कहा कि वार्म एंड वेट कंडीशंस, ठीक है, वार्म वेट मॉइस्ट कंडीशन जो होती है वो बड़ी फेवरेबल होती है। Now see under the wet conditions, all the young above ground parts of the plant be light and rot away, giving off the characteristic smell, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ऐसे पोटैटो का फील्ड देखोगे तो ये जो डिसीज है अगर इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो इट कैन स्प्रेड टू द ऑल पोटैटो प्लांट्स, ठीक है, सारे पोटैटो प्लांट्स में स्प्रेड हो सकता है और स्प्रेड होने के बाद में सारे अबव ग्राउंड पार्ट जो होते हैं रॉट होने लगते हैं और एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर वहां से आने लगता है, ठीक है, उस फील्ड से पूरा। तो ये पूरे फील्ड को इन्फेक्ट कर सकता है और ये पूरे फील्ड को इन्फेक्ट करने के बाद सारे प्लांट्स में रॉटिंग करवा सकता है और रॉटिंग के बाद एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल वहां से बाहर निकलती है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है ये पर्टिकुलर टू द लेट बिलाइट ऑफ द पोटैटो, ठीक है, ये इतने हेवीली डिसीज कॉज करते हैं कि पूरा का पूरा फील्ड ही खराब हो जाता है और उस फील्ड से एक टिपिकल एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आने लगता है। All right. Now see the entire potato plants and the plants in the entire field may become blighted, ठीक है, पूरी की पूरी फील्ड blighted हो जाती है and die in a few days or the few weeks, ठीक है। आप समझ सकते हो कि क्यों ये आयरिश फेमेन के लिए रिस्पॉन्सिबल था ये फंगस, बिकॉज पूरी की पूरी फील्ड को ही कुछ दिनों में या फिर वीक्स में इन्फेक्ट कर सकता है एंड वंस दिस फील्ड बिकम इन्फेक्टेड, ठीक है, जैसे ये फील्ड इन्फेक्ट होती है कुछ दिनों में या फिर कुछ वीक्स में पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चरल यील्ड होने वाला था वहां पे वो पूरा लॉस हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं ये बहुत ही डेविस्टेटिंग डिसीज है लेट बिलाइट ऑफ द पोटैटो, ठीक है, विच इज कॉज बाय द इन्फेस्टेंस फंगस, ठीक है, जो इन्फेस्टेंस फंगस है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ये पॉजिटिव एजेंट है इसके लिए और ये इसी फंगस की वजह से आयरिश फेमेन वहां पे आया था। तो एक बार अगर लीव से जो स्टार्ट हो जाते हैं सिम्टम्स तो ये पूरे प्लांट बॉडी में फैल सकते हैं और अबव ग्राउंड पार्ट जो है वो पूरे अफेक्ट हो सकते हैं और उसके बाद पूरी की पूरी फील्ड में डिसीज स्प्रेड होते हैं और जनरली जो वार्म वेट कंडीशन मॉइस्ट कंडीशन होती है ये फेवर करती है इस फंगस को ग्रो करने के लिए और इसलिए रैपिडली ग्रो होते हैं, इसलिए कुछ दिनों में ही और कुछ वीक्स में ही पूरे फील्ड को बिलाइटेड कर देते हैं और वहां पे कंप्लीट लॉस हो जाता है एग्रीकल्चरल yield का, ओके। नाउ सी इन ड्राई वेदर्स, ठीक है, इन ड्राई वेदर द एक्टिविटीज ऑफ द पैथोजन आर स्लो डाउन, ठीक है। देखिए ड्राई जो जैसे ही सीजन आता है ड्राई सीजन, वैसे तो यूरोप में ड्राई सीजन बहुत कम देखने को हमें मिलता है, लेकिन जैसे ही ड्राई सीजन आता है तो इसका जो ये है एक्टिविटी है डिसीज का वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है या फिर स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पे भी कोई सरप्राइज की बात नहीं है क्योंकि जो अगर हम फंगस की बात करते हैं तो उसे ड्राई कंडीशंस अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, ड्राई कंडीशन बिल्कुल उनके लिए अनफेवरेबल है। द फंगस जनरली जो उनका ये होता है ग्रोथ होता है वो पूरी तरह से रुक जाता है ड्राई एरियाज में, ठीक है। तो उनको ग्रो होने के लिए कैसी कंडीशन चाहिए, वेट चाहिए, मॉइस्ट चाहिए, राइट, वेट होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए, उसके बाद ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्लाइमेट्स में वो ग्रो होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन अगर ड्राई क्लाइमेट वहां पे आ जाए तो उनकी एक्टिविटी कुछ टाइम के लिए जो है पैथोजन स्लो डाउन हो जाता है या फिर स्टॉप हो जाता है। नाउ एक्जिस्टिंग लीजन स्टॉप एनलार्जिंग, वहां पे जो लीजन्स होते हैं जो स्पॉर्स वहां पे क्रिएट हुए हैं प्लांट में उनका भी एनलार्जिंग स्टॉप हो जाता है क्योंकि वहां पे ड्राई कंडीशन है और फंगस ग्रो नहीं कर सकता है, ठीक है। जितने भी फंगल इन्फेक्शन होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस में भी जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं अगर आप देखोगे तो बिटवीन द टोज, अगर ये जो फ्रीक्वेंट जो जगह है बिटवीन द टोज यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे वाटर जो है थोड़ा सा स्टोर होके रह जाता है, ठीक है, वहां पे वाटर ज्यादा देर तक टिकता है, इसलिए वेट कंडीशन, मॉइस्ट कंडीशन, ह्यूमिड कंडीशन वहां पे क्रिएट होती है, इसलिए फंगस वहां पे ग्रो कर सकता है। लेकिन अगर ड्राई अगर ये कभी सीजन आ जाए या फिर कभी अगर ड्राई एरिया में वो आ जाए तो वहां पे उसका जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से रुक जाता है, ठीक है। तो लीजन्स भी वहां पे एनलार्ज होना बंद हो जाते हैं, वो ब्लैक में टर्न हो जाते हैं, कर्ल होने लगते हैं और वहां पे जो ओमाइसेट्स है जिसकी वजह से वो फर्दर स्प्रेड होता है वहां पे अपियर नहीं होते हैं, ओके, अंडर साइड ऑफ द लीव्स एंड नो ओमाइसेट्स अपियर्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स, लीव्स के अंडर साइड में कोई ओमाइसेट वहां पे तैयार नहीं होता है, इस वजह से रिप्रोडक्शन भी वहां पे क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि ड्राई जो वेदर होता है वो स्टॉप करता है फंगस को ग्रो करने से और आयरिश फेमेन वाला ये जो फंगस है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस ये भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसको भी ड्राई वेदर रोक सकता है।
Okay, now see, when the weather again becomes the moist, the oomycete resume the activities and disease once again develop rapidly. ठीक है, जैसे ही moist condition वहां पे वापस आती है, ये फिर से regain करते हैं life को, and once again they start reproducing itself, and they grow in such a large number that disease grow rapidly after that. So getting the moist and the wet environmental condition is quite favorable for these Phytophthora infestans to cause diseases of the lead billet of the potatoes in the potatoes. Okay, so dry condition generally stop this pathogen, but the moist condition favors this pathogen and the disease develops rapidly. Okay, now the affected tubers जो होते हैं of the lead billet of the potato, these affected tubers at first shows the purplish or the brownish blotches. ठीक है, उसमें purplish से पर्पल से लेके जो brownish blotches होते हैं वो फर्स्ट वहां पे दिखते हैं, जो कंसिस्ट करते हैं वाटर सोक डार्क और समवट रेडिश ब्राउन टिश्यू. ठीक है, जो वहां पे टिश्यूज होते हैं वो वाटर सॉक बन जाते हैं, डार्क बन जाते हैं, समवट रेडिश ब्राउन कलर के दिखते हैं. ओके, एंड गोज 5 to 15 mm इनटू द फ्लेश ऑफ द ट्यूबर. अगर ट्यूबर की फ्लेश अगर हम अंदर वहां पे लेंथ गिने की कितना अंदर इन्फेक्शन पहुंच सकता है, तो इट इज 5 to 10 mm. ठीक है, 5 to 15 mm तक वो अंदर जो है पेनिट्रेट कर सकता है ये डिसीज. ठीक है, तो ये जो ट्यूबर्स होते हैं जो अफेक्ट होते हैं, तो वो ये सिम्टम दिखाते हैं कि पर्पलिश टू ब्राउनिश कलर के ब्लॉचेस ऊपर से दिखते हैं, और जो उनके अंदर जो जिस टिश्यू से वो बने होते हैं वो वाटर सोक होता है, ड्राई होता है और समवट रेडिश टू ब्राउन टिश्यू होता है. ठीक है, और जनरली अगर हम इनसाइड लेंथ की बात करें तो 5 to 15 mm तक ये फ्लेश के अंदर वहां पे इंसर्ट हो सकता है. ओके, नाउ सी दीज लैटर अफेक्टेड एरियाज बिकम फर्म, ड्राई एंड समवट संकन. ठीक है, फर्म हो जाते हैं एरिया, ड्राई बन जाते हैं और संकन हो जाते हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन उनमें आने लगता है इन एरियाज में. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेशन आपको दिखेगा. राइट, सच ए लीजन्स मे बी स्मॉल और मे कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द ट्यूबर विदाउट स्प्रेडिंग डीपर इनटू द ट्यूबर इंटीरियर. ठीक है, देखिए ये पर्टिकुलर इज लेड बिलेट ऑफ द पोटैटो के लिए. ये जो लेड बिलेट ऑफ द पोटैटो है ये ट्यूबर के सारे सरफेस पे ग्रो हो सकता है. ठीक है, इस प्रकार से वो पूरे सरफेस पे आपको ग्रो होता हुआ दिख सकता है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू द इंटीरियर. इंटीरियर जाने से जाना भी वो अवॉइड कर सकता है, बस ऊपर ऊपर से वो स्प्रेड हो सकता है इस प्रकार से. ठीक है, तो ये जो स्प्रेडिंग है डिसीज का, ये सुपरफिशियल ऊपर के सरफेस लेयर पे भी हो सकता है या फिर वो डीप इनसाइड भी जा सकता है, लेकिन जनरली जब ये सरफेस पे ग्रो होता है तो ये पूरा का पूरा ट्यूबर का सरफेस ही कवर कर लेता है. ओके, द रॉट हाउएवर कंटिन्यूज टू डेवलप आफ्टर द ट्यूबर आर हार्वेस्टेड. ओके, लेकिन ट्यूबर का हार्वेस्ट होने के बाद में भी जो रॉटिंग चलती है ना, इनमें ये रॉट होते ही रहता है. ट्यूबर्स इन्फेक्ट हो चुके हैं फील्ड में ही. ठीक है, और ट्यूबर फील्ड में इन्फेक्ट होने के बाद अगर उसको हम स्टोरेज में ले जाते हैं तो वहां पे भी जो है ये डिसीज कंटिन्यू रहता है, वो खुद का डेवलपमेंट वहां पे भी करता रहता है, क्योंकि उस ट्यूबर के थ्रू उसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है और वो खुद को रिप्रोड्यूस कर पाता है इन दैट केस ऑल्सो. ओके, सो रॉटिंग जो है वो बाद में भी चलती रहती है आफ्टर द हार्वेस्टिंग. सो ट्यूबर्स की अगर बात करें तो पर्पिश ब्राउनिश कलर के ब्लॉचेस ऊपर से दिखते हैं, अंदर वो 5 to 15 mm तक जा सकता है, रेडिश ब्राउन टिश्यू दिखता है, डेड टिश्यू अंदर. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सुपरफिशियली ऊपर से भी ग्रो कर सकता है पूरे एंटायर सरफेस पे और अंदर जाए बगैर. राइट, इंटीरियर स्प्रेड ना होता हो, डीपर ना जाता हो, लेकिन सुपरफिशियली वो स्प्रेड हो सकता है. और फील्ड से निकालने के बाद भी अगर उसको बाद में देखेंगे स्टोरेज में तो वहां पे भी रॉटिंग वो करवा सकता है. ओके, नाउ सी द इन्फेक्टेड ट्यूबर्स मे बी सब्सिक्वेंटली कवर्ड विद द स्पोरेंजियोस्पोर्स. ओके, और आपको जरूर याद होगा स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या है. ठीक है, हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया था ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन ऑफ द फंगाई. स्पोरेंजियोस्पोर्स वो कंप्लीटली कवर हो सकते हैं. ये जो ट्यूबर्स होते हैं इसमें हर जगह स्पोरेंजियोस्पोर्स ऊपर से दिख सकते हैं, एंड द स्पोर्स ऑफ द पैथोजन और बिकम इन्वाइटेड बाय द सेकेंडरी फंगाई और द बैक्टीरिया. देखिए यहाँ पे एक बार फाइटोप्थेरा इन्फेस्टस एक बार अगर वहां पे डिसीज कॉज कर दे और इस ट्यूबर को ग्रिप में ले ले, तो वहां पे जो सेकेंडरी फंगाई, जो अदर फंगाई होते हैं या फिर जो अदर बैक्टीरियाज होते हैं, वो भी डिसीज कॉज करना शुरू कर देते हैं इसमें फिर. ठीक है, तो ये जो होल पोटैटो सॉरी होल जो ये ट्यूबर होता है या फिर जो पोटैटो होता है, ये पोटैटो जो है ये फिर हाउस बन जाता है टू द डेडली फंगाई प्लस द बैक्टीरियाज. ओके, कॉजिंग सॉफ्ट रॉट्स. उसमें सॉफ्ट रॉट्स होते हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे सॉफ्ट बन चुके हैं ये सारे ट्यूबर्स, एंड गिविंग द रॉटिंग पोटैटोज ऑफेंसिव ऑर्डर. ठीक है, बहुत ही गंदा स्मेल वहां से आता है, ऑफेंसिव ऑर्डर वहां से आता है. ठीक है, सो फंगस जो है, जो फर्स्ट फंगस जो है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टस, वो पूरी तरह से डैमेज कराता है इन पोटैटोज में. आफ्टर दैट द सेकेंडरी फंगस आल्सो ग्रो देयर and plus the some bacteria is also growing there and which gives them a very offensive odor. बहुत ही गंदा वहां पे स्मेल आना शुरू हो जाता है. तो स्पोरेंजियोस्पोर से आप समझ सकते हो कि कितने सारे स्पोर एट अ टाइम वहां पे हो सकते हैं, और जैसे ही इन स्पोर्स को बाकी जगह पे एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छी मिल जाती है तो ये भी नए फंगस में ग्रो होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो इसीलिए जो पोटैटोज होते हैं उनको बड़ी केयरफुली हैंडल करना पड़ता है. नाउ सी द डेवलपमेंट ऑफ द डिसीज, किस तरह से डिसीज डेवलप होता है. ओके, द माइसिलियम. ओके, ऑफ कोर्स ये वर्ड हमने डिटेल में उसको क्रैक किया था, इस वर्ड को हमने कि माइसिलियम क्या होता है. इट्स द नेटवर्क ऑफ द हाइफी. राइट, हाइफी का जो नेटवर्क होता है
उसे माइसिलियम हमने कहा था। और दिस माइसिलियम फ्रॉम द इन्फेक्टेड ट्यूबर्स और फ्रॉम द जर्मिनेटिंग oospores and the zoospores spread into the shoots produced from the infected or the healthy tubers, okay, causing discoloration and the coalescence of the cells। ठीक है, देखिए अगर इन्फेक्टेड ट्यूबर्स जो है अगर उनसे हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, जैसे इन्फेक्टेड ट्यूबर है, अगर इसी इन्फेक्टेड ट्यूबर से अगर नए प्लांट को हमने ग्रो किया, आप जानते हो कि ट्यूबर्स को वेजिटेटिवली ग्रो किया जा सकता है बाय यूजिंग देयर आईज। ठीक है, जनरली उसे आईज बोला जाता है वेजिटेटिव बर्ड को। तो ये जो वेजिटेटिव बर्ड को, अगर इस वेजिटेटिव बर्ड के अंदर अगर फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो ये जो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस है ये क्या करता है, माइसिलियम खुद का बढ़ाता है इनटू द शूट। ठीक है, जैसे ही ये पूरे प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा ये तो छोटा सा बर्ड, तो ये इसके साथ साथ जो माइसिलियम है वो भी उसके साथ साथ फिर क्या होगा, स्प्रेड होगा। ठीक है, तो माइसिलियम जो है अंदर से क्विकली यहाँ पे स्प्रेड होता है एंड कवरिंग द थ्रू आउट द प्लांट। ठीक है, ये स्टेम में भी जाता है, ये फिर लीव्स में भी जाता है, हर जगह प्रोड्यूस होता है। इसकी वजह से फिर डिस्कलरेशन आता है। ठीक है, और कोलेसेस बनते हैं सेल्स के, सेल्स का मास वहां पे क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये जो फंगस होते हैं पर्टिकुलर फंगस, एक बार अगर वो ऐसे अगर इन्फेक्टेड ट्यूबर्स अगर हम यूज करेंगे फॉर ग्रोइंग द न्यू प्लांट्स, तो ये इजीली माइसिलियम बढ़ते जाता है इनके बॉडी के अंदर, क्योंकि ये स्ट्रेट अवे इन्फेक्शन है, ये ऑलरेडी प्रीवियस जनरेशन से ही इन्फेक्शन उनमें आया है। तो वहां पे जो ये oospore है या फिर zoospore है, ये कंटिन्यूसली रैपिडली ग्रो होते हैं। अगर ये माइसिलियम रिप्रोडक्टिव स्टेज तक पहुंच जाए, ठीक है, अगर इस माइसिलियम को सेकंड माइसिलियम वहां पे मिल जाए जो कॉम्पेटेबल है उसके लिए, तो वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। ठीक है, फिर वो होमोथेलिक है कि हेटेरोथेलिक है वो डिसाइड होता है उस समय कि कौन कौन से फंगस वहां पे आते हैं, राइट। तो इस प्रकार से ये फिर माइसिलियम क्या करती है, खुद को ग्रो करती है और ये डिसीज बढ़ते जाता है। सी व्हेन दिस माइसिलियम रीचेस द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इट प्रोड्यूसेस द स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, जैसे एरियल पार्ट्स में ये माइसिलियम पहुंचती है, जैसे यहां तक ये पहुंच गया आउटर सरफेस तक, तो यहाँ पे स्पोरेंजियोस्पोर्स तैयार करने लगते हैं बाहर से। ओके, व्हिच एनलार्जेस थ्रू द स्टोमेटा ऑफ द स्टेम, स्टेम के स्टोमेटा से वो बाहर आने लगते हैं एंड लीव्स टू प्रोड्यूस द स्पोरेंजिया। लीव्स का स्टोमेटा जो है उससे बाहर आएंगे, जो स्टेम का स्टोमेटा है उससे बाहर आएंगे, फिर वहां पे स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होगा और इन स्पोरेंजिया से स्पोर्स फिर बाहर आएंगे। तो इस तरह से वो खुद को रिप्रोड्यूस करते रहते हैं वंस वी यूज द इन्फेक्टेड ट्यूबर्स टू ग्रो द प्लांट। ठीक है, इन्फेक्टेड ट्यूबर्स को अगर हम यूज करेंगे प्लांट के ग्रोथ के लिए, तो फिर ये सब बातें तो वहां पे होनी है। पहले तो ऑफकोर्स वहां पे वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ में माइसिलियम पूरे प्लांट में स्प्रेड हो जाता है, और जैसे ही एरियल पार्ट्स में वो पहुंच जाता है, तो ये जो वेजिटेटिव ग्रोथ है ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू द रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, और जैसी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ शुरू हो जाती है वहां पे तो वो स्पोरेंजियोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं, चाहे वो स्टेम का जो ओपनिंग हो या फिर जो लीव्स के स्टोमेटा हो, वहां से क्या करते हैं, स्पोरेंजियो को फिर क्या कर देते हैं, लिबरेट कर देते हैं इनटू द सराउंडिंग। और जैसे सराउंडिंग में आते हैं और इनको अगर सराउंडिंग में पोटैटो प्लांट और मिल जाते हैं, तो ये सराउंडिंग के पोटैटो प्लांट को भी क्या करने लगते हैं, डिसीज उनको अफेक्ट करने लगते हैं। तो इसीलिए ये डेवेस्टेटिंग हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इतने रैपिडली ग्रो होता है, और रैपिडली ग्रो होने के बाद ये पूरे के पूरे फील्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए आयरिश फेमिन जैसी जो बात है यहाँ पे हुई है इस लेड बिलाइट ऑफ द पोटैटो की वजह से। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर द ट्रांसमिशन की कैसे ट्रांसमिट होता है ये लेड बिलाइट ऑफ द पोटैटो। ओके, द स्पोरेंजिया, अभी हमने बात की कि स्पोरेंजिया कैसे तैयार होता है। व्हेन दे राइप, दैट इज व्हेन दे आर कंप्लीटली मैच्योर, दे डिटैच्ड, ओके, एंड दे कैरिड ऑफ बाय द विंड। ओके, जैसे हमने कहा कि जो पोटैटो का प्लांट होता है और एरियल शूट्स में अगर ये इन्फेक्शन पहुंच गया है, तो एरियल शूट में जब इन्फेक्शन पहुंच चुका है यहां तक, तो यहाँ पे स्पोरेंजियोस्पोर्स डेवलप होते हैं और स्पोरेंजियोस्पोर्स से स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं, और ये लीव्स के स्टोमेटा से या फिर स्टेम के जो ओपनिंग्स होते हैं उससे ये क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, डिटैच इटसेल्फ। ओके, और डिटैच होने के बाद ये विंड के कांटेक्ट में आते हैं, और विंड के कांटेक्ट में आने के बाद ये जो स्पोर्स है ये सराउंडिंग फील्ड में पहुंच जाते हैं। ओके, और डिस्पर्स बाय द रेन, ऑफ कोर्स वहां पे विंड भी हो सकता है और रेन भी हो सकते हैं, बोथ ये दोनों जो एबायोटिक फैक्टर्स है, ये दोनों एबायोटिक फैक्टर रिस्पांसिबल है फॉर ट्रैवलिंग दिस पर्टिकुलर डिसीज टू द अदर प्लांट्स और टू द अदर सराउंडिंग। ओके, इफ दे लैंड ऑन द वेट पोटैटो, अगर वेट पोटैटो लीव्स पे अगर वो लैंड करते हैं या फिर स्टेम पे लैंड करते हैं, तो वो क्विकली जर्मिनेट करते हैं एंड दे कॉज द न्यू इन्फेक्शंस। जैसे ही उनको वेट कंडीशन मिलती है, चाहे वो पोटैटो पे के लीव्स पे मिले या फिर उनको स्टेम पे मिले, तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं। और जर्मिनेशन जैसे ही होता है वहां पे, जैसे आप जानते हो कि जैसे ही ये स्पोर जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होने के बाद में हाइफी से माइसिलियम बना लेते हैं, और माइसिलियम में क्विकली ग्रो होने लगता है प्लांट पे, एंड दिस माइसिलियम लेटर प्रोड्यूसेस अगेन द स्पोरेंजियोस्पोर्स, एंड दिस स्पोरेंजियोस्पोर्स प्रोड्यूसेस द स्पोरेंजिया, एंड दिस स्पोरेंजिया अगेन प्रोड्यूसेस द स्पोर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर क्रिएटिंग द न्यू इन्फेक्शंस देन। तो ये बड़ा सिंपल है। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस जो ये जो पर्टिकुलर फंगस है, ये पर्टिकुलर फंगस जब किसी फील्ड में एक बार चला जाए तो उसका कंट्रोल मेजर बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि इतने लैक्स ऑफ द स्पोर्स वहां पे क्रिएट होते हैं, एंड दिस स्पोर्स कंटिन्यूअसली स्प्रेडिंग थ्रू आउट द पोटैटो फील्ड, एंड व्हेन दे फाइंड द वेट पोटैटो लीव्स और द स्टेम, दे क्विकली जर्मिनेट एंड कॉज द न्यू इन्फेक्शन। ओके, सो सी द जर्म ट्यूब्स, जैसे जर्म ट्यूब इन्फेक्शन के बाद वहां पे जैसे स्पोर वहां पे जर्मिनेट होता है, वहां पे जर्म ट्यूब क्रिएट होती है। दिस जर्म ट्यूब पेनिट्रेट डायरेक्टली और एंटर्स थ्रू द
स्टोमा। देखिए प्लांट्स के अंदर कैसे जाते हैं, जैसे हमने बैक्टीरियल डिसीजेस में या फिर वायरल डिसीजेस में कहा था कि प्लांट में वाउंड होना जरूरी है, प्लांट की आउटर सरफेस ब्रेकआउट होना जरूरी है, लेकिन फंगस के लिए वैसा नहीं है। फंगस जनरली माइसिलियम वो आउटर साइड पे क्रिएट कर लेता है प्लांट के। जैसे देखिए अगर ये प्लांट है, प्लांट के आउटर साइड में वो पहले ग्रो होगा, लेकिन जैसे वो लीव्स के पास पहुंचेगा एंड एट द लीव्स व्हाट इट फाउंड्स द स्टोमेटा। स्टोमेटा आर द स्मॉल ओपनिंग्स इन द लीव्स। अब लीव्स की जो ओपनिंग है स्टोमेटा की, उसके थ्रू वो एंटर कर जाते हैं। और एक बार अगर ये जर्म ट्यूब एंटर कर जाए through the stoma, the mycelium grows inside then profusely between the cells. Intercellularly ये mycelium क्या करने लगता है, ग्रो करने लगता है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में ये mycelium फिर वहां पे ग्रो होता है, sending the long curl haustoria into the cell. जो long curl haustoria फिर उससे ऐसे क्रिएट होते हैं। देखिए जैसे इंटरनली अगर ऐसे सेल्स होते हैं प्लांट्स में, अगर एक बार बाहर की जो ये आउटर लेयर होती है उसमें स्टोमेटा होते हैं, तो आप यहाँ कंसिडर ये स्टोमेटा है, और एक बार अगर जर्म ट्यूब यहाँ पे पहुंच गई तो यहाँ से वो इस प्रकार से ग्रो होते हैं। माइसिलियम कंटिन्यूसली ग्रो होता है बिटवीन द सेल्स। जैसे जैसे बिटवीन द सेल्स कंटिन्यूस माइसिलियम ग्रो होता है तो इसे हाउस्टोरिया कहते हैं, क्योंकि इंटरनली ये पैरासाइट का तरह काम करता है। और ये हाउस्टोरिया जो है हर जगह इंटरसेलुलरली जहां जहां उनको स्पेस मिलती है वहां वहां वो कॉम्पैक्टली ग्रो होते हैं। ठीक है, तो वहां पे कर्लिंग भी होती है आपस में, इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर वो ग्रो होने लगते हैं। नाउ द ओल्डर इन्फेक्टेड सेल्स डाई and while the mycelium continues to spread into the fresh tissue। तो ये जो सेल्स थे वहां पे डाई होने लगते हैं, and this complete area got converted into the mycelium। Now once this area got converted into mycelium, and all the nutrients which are present in these cells are extracted by this mycelium, this mycelium starts to spread to the fresh cells। Why? Because they want the fresh nutrients from the fresh cells। so ये पूरे प्लांट्स में इनसाइड इस तरह से ग्रो होने लगते हैं। तो इस तरह से इन्फेक्शन जो है थ्रू आउट द प्लांट चलते रहता है, जब तक उनको सेल मिलती रहती है उसको इन्वाइट करते रहते हैं, उससे न्यूट्रिशन उठाते रहते हैं। जैसे वो सेल डेथ होती है उस सेल से फिर वो आगे बढ़ जाती है और फ्रेश सेल्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इस तरह से इंटरनली प्लांट्स में जो है ट्रांसमिशन होता है। तो आप समझ सकते हो कि अगर कोई स्पोर अगर निकल रहा है एक पर्टिकुलर प्लांट बॉडी से, एक स्पोर निकलने के बाद जैसे ही उसको लीव्स या फिर वेट कंडीशन में मिलता है तो वहां वो जर्मिनेट हो जाता है। जर्मिनेट होते ही वो जर्म ट्यूब बना लेता है। जर्म ट्यूब जैसे ही बना लेता है स्टोमेटा से अंदर एंटर कर जाता है। स्टोमेटा के अंदर एंटर कर गया तो माइसिलियम इंटरसेलुलर स्पेसेस में रैपिडली ग्रो होने लगती है, और जैसे ही रैपिडली ग्रो होने लगती है माइसिलियम में इंटरसेलुलर स्पेसेस में, वहां पे जो सेल्स होती है उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। तो डेथ से होने की वजह से सारा जो न्यूट्रिशन है ये प्लांट उठा, उससे ये हाउस्टोरिया या फिर माइसिलियम उठा लेती है, और ये सेल्स के डेड होने के बाद ये नए सेल्स की तलाश में निकल जाते हैं। वहां वो नए नए सेल्स ढूंढते रहते हैं एंड दे कीप इनवाइटिंग द न्यू सेल्स फॉर द न्यूट्रिशन। ठीक है, इस तरह से इंटरनली जो है इन्फेक्शन वहां पे क्या होता है, स्प्रेड होता है। नाउ अ फ्यू डेज लेटर आफ्टर द इन्फेक्शन द न्यू स्पोरेंजियोस्पोर इमर्ज फ्रॉम द स्टोमेटा। देखिए फिर अगर इसको पूरी तरह से अब जैसे पूरे इस लीव्स को उन्होंने इन्फेक्ट कर दिया और यहां से पूरा माइसिलियम अंदर से ग्रो हो गया और यहाँ पे पूरे सेल्स उन्होंने यूज कर लिए। इस प्रोसेस में कुछ सेल्स डेथ भी हो गई कुछ सेल्स की, और जब ये अब माइसिलियम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मतलब इसका वेजिटेटिव ग्रोथ पूरा हो चुका है इंटरनली इस लीव्स के अंदर, तो ये क्या करता है, ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में फिर आ जाता है। और रिप्रोडक्टिव स्टेज में जैसे ही आता है तो लीव्स के स्टोमेटा फिर से यूज करते हैं, यहाँ पे आके यहाँ पे स्पोरेंजियोस्पोर्स बनाते हैं। तो स्पोरेंजियोस्पोर्स बना के यहाँ पे फिर स्पोर्स क्रिएट करते हैं वो, और इस स्टोमेटा से फिर से स्पोर्स के आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और ये जो साइकिल है फिर कंटिन्यूस चलती रहती है। ओके, एंड प्रोड्यूसेस द मिनी स्पोरेंजिया व्हिच आर देन स्प्रेड बाय द विंड एंड इफेक्ट द न्यू प्लांट्स। तो फिर ये चलता ही रहता है। तो एक प्लांट से वो निकलते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फिर दूसरे प्लांट में जाते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और लैक्स ऑफ दी वहां पे ये बन रहे हैं, स्पोर्स बन रहे हैं। दैट इज व्हाई द मेनी प्लांट्स कम इन कांटेक्ट एट द सेम टाइम। एक ही टाइम में जो सारे के सारे प्लांट है वो क्या आ जाते हैं, उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं। एंड ड्यू टू दिस इन्फेक्शन स्प्रेड्स वेरी रैपिडली, एंड दैट इज व्हाई एट द बिगिनिंग वी राइटली डिस्क्राइब दिस डिसीज एज ए डेवास्टेटिंग डिसीज। क्यों हमने उसे डेवास्टेटिंग कहा था, क्योंकि उसकी ये जो प्रॉपर्टी है कि एक से एक प्लांट को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो हजारों प्लांट डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि उतने स्पोर उसके क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो एक भी इन्फेक्टेड अगर फील्ड में प्लांट है पोटैटो का तो वो डिसीज कॉज कर सकता है इन द अदर प्लांट्स एज वेल, पूरी की पूरी फील्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसी वजह से आयरिश फेमाइन जैसी बात जो है वहां पे हुई थी। ओके, नाउ सी ऑफ कोर्स इन द कूल एंड द मॉइस्ट वेदर द न्यू स्पोरेंजिया मे फॉर्म विद इन द 4 days ऑफ द इन्फेक्शन। देखिए बस 4 ही दिन लगते हैं अगर वहां पे कूल और मॉइस्ट वेदर है, अगर इन्फेक्शन हो गया है, राइट। अगर हमने कहा ये स्पोरेंजियोस्पोर था और ये लैंड कर गया वेट लीव्स पे, इसने जर्म ट्यूब बनाई, और जर्म ट्यूब है ना स्टोमेटा के थ्रू अंदर चली गई। स्टोमेटा के अंदर जाने के बाद माइसिलियम क्रिएट हुआ और माइसिलियम ने फिर से स्पोरेंजियोस्पोर बना लिया और इससे फिर से स्पोर बन गए। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, अगर वहां पे मॉइस्ट और वेदर कूल कंडीशन मिल जाए तो ये बस 4 दिनों में ही हो सकता है। ओनली इट टेक्स ओनली 4 days टू क्रिएट द न्यू जनरेशंस ऑफ दिस स्पोरेंजिया। ये जो असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं या फिर जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, इनको बस 4 ही दिन में वो माइसिलियम बना सकता है।
तो नई जनरेशन उनकी ओनली कम्स इन 4 days if we give them a correct type of conditions or the favorable environmental condition, that is the cool and moist weather. Thus a large number of asexual generations and the new infection may produce in the single growing season. एक ही growing season में वहां पे asexual generation जो है, जो न्यू इन्फेक्शन है, वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में वहां पे अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इसका जो रैपिड डेवलपमेंट जो है, साइकिल जो है, उसका लाइफ साइकिल जो है, जो रैपिडली डेवलप होता है, इसकी वजह से डेवास्टेटिंग डिसीज है, इसकी वजह से डेडली डिसीज है, इसीलिए हम इसे डेंजरस डिसीज कंसिडर करते हैं, क्योंकि असेक्सुअल जनरेशन जो है बस 4 दिनों में ही वो तैयार कर लेते हैं। तो आप एक ही ग्रोइंग सीजन में जो है वहां पे इन्फेक्शन क्विकली स्प्रेड होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक ग्रोइंग सीजन है तो एक ही लाइफ साइकिल वहां फंगस का चल रहा है, फंगस के वहां पे कितने भी लाइफ साइकिल हो सकते हैं, क्योंकि विद इन द 4 days वो न्यू स्पोरेंजिया वहां पे क्रिएट कर सकते हैं इफ दे गेट द फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। ओके, नाउ लेट अस सी द कंट्रोल मेजर्स। ओके, कंट्रोल मेजर्स उसके ऑब्वियस है। ठीक है, देखिए जैसे डिसीज आपने लेड बिलाइट ऑफ द पोटैटो को स्टडी किया है, उसके जो कंट्रोल मेजर्स है वो भी बड़े ऑब्वियस है। सी द कंट्रोल, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द सैनिटरी मेजर्स एंड द रेजिस्टेंट वैरायटीज। ऑफ कोर्स द रेजिस्टेंट वैरायटी वो तो सबसे अच्छा है, फिर उसके बाद हमें उसकी तरफ देखने का काम नहीं, फिर हमें सैनिटरी मेजर्स लेने होते हैं। ऑफ कोर्स वहां पे अगर इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है तो सैनिटरी मेजर्स वहां पे होने चाहिए, और अगर हम टाइमली केमिकल का अगर वहां पे स्प्रे करें तो वहां पे वो भी इफेक्टिव हो सकता है। ओके, मेजर्स हमें लेने हैं। दूसरा, रेजिस्टेंट वैरायटी हम यूज कर सकते हैं। तीसरा, हम उसको केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथा, अगर हम इंडिया जैसी जगह में अगर हम उसको ग्रो करते हैं तो देखिए पहले से ड्राई क्लाइमेट जो होता है वो थोड़ा सा मदद कर देता है, तो वेट क्लाइमेट जो होता है वो जनरली अवॉइड करना है। प्लांट्स को जो वाटरिंग हम करते हैं वो बड़ी प्रॉपरली करनी पड़ती है इस केस में। ठीक है, ओवरहेड अगर वाटरिंग अगर हम करेंगे कि ऊपर से पानी डालेंगे तो ये वेट रहते हैं लीव्स। ठीक है, तो ओवरहेड कभी भी वाटरिंग नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि फिर फंगस को फिर वेट कंडीशन मिल जाती है और वो ग्रो होता है, तो वाटरिंग कैसे होनी चाहिए, ग्राउंड लेवल पे होनी चाहिए। तो इस वजह से ये डिसीज क्या होता है, स्प्रेड होने से बच जाता है। तो कॉमन सेंस से आप कंट्रोल मेजर्स कितने भी बना सकते हो इसमें। जैसे आप इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन देख लेते हो, ठीक है, या इन्फेक्शन का जो सिम्टम है वो देख लेते हो, तो उससे आप जो कंट्रोल मेजर्स है कितने भी आप लिख सकते हो। ओके, नाउ सी द ओनली डिसीज फ्री पोटैटो शुड बी यूज्ड एज अ सीड। ओके, ऑफ कोर्स डिसीज फ्री पोटैटो अगर यूज करेंगे तो उसमें फिर जर्मिनेशन नहीं होगा, जर्म ट्यूब नहीं बनेगी, माइसिलियम नहीं बनेगा, नया प्लांट इन्फेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो डिसीज फ्री पोटैटो यूज करनी है, ऑब्वियस है ये। आपको आपने जो पहला कंटेंट देखा उससे से आपको समझ में आ जाता है ना। पोटैटो डंप्स शुड बी बर्न बिफोर planting time in the spring or the spread with a strong herbicide to kill the sprouts or the green growths. Okay, देखिए whatever the dumps are there of the previously cultivated potatoes, ठीक है, अगर पिछले साल वहां पे पिछले ग्रोइंग सीजन में वहां पे पोटैटो ग्रो हुए हैं तो इन पोटैटोस को क्या फील्ड को क्या कर देना है, बर्न कर देना है। ठीक है, उसको जला देना है बिफोर प्लांटिंग टाइम। ठीक है, इससे पहले कि हम नए प्लांट वहां पे ग्रो करें, वहां पे बिल्कुल बर्निंग कर देना है ओल्ड प्लांट्स का। ठीक है, या फिर वहां पे हर्बिसाइड भी यूज कर सकते हैं ताकि जितने भी वहां पे ग्रीन स्प्राउट्स हो या फिर जो ग्रोथ हो रही हो वहां पे उनकी मतलब डेथ हो जाए। ठीक है, तो नई फील्ड इससे पहले कि हम यूज करें, अगर वहां पे इस फील्ड में पहले से पोटैटो ग्रो कर लिए हमने और दूसरी बार उसको यूज करना है तो उसको नियरली बर्न कर देना है। ठीक है, वट एवर वहां पे जो भी फंगस होंगे, जो भी ग्रीन शूट्स वहां पे होंगे जिसके अंदर ये फंगस होंगे, ये पूरी तरह से उनका डेथ हो जाएगा फिर। ठीक है, फिर उसी के बाद ही वो फील्ड यूज करनी है। ठीक है, तो सैनिटरी मेजर्स करने हैं, रेजिस्टेंट वैरायटीज यूज करनी है, टाइमली केमिकल स्प्रे करना है। ठीक है, डिसीज फ्री पोटैटो यूज करने हैं। ठीक है, हर्बिसाइड हम यूज करते हैं, फील्ड को बर्न कर देना है। इस वजह से क्या होता है, ये जो लेड बिलाइट है उसको हम रोक सकते हैं। ओके, नाउ फर्दर सी ऑल अदर पोटैटो प्लांट्स इन द एरिया। ठीक है, एरिया में जो बाकी पोटैटो प्लांट्स होंगे, वेदर इन द पोटैटो फील्ड और नॉट, चाहे वो आपके पोटैटो फील्ड में हो या फिर आपके फील्ड के बाहर हो, शुड बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, क्योंकि ये जो पोटैटो प्लांट्स होते हैं दीज आर दी होस्टिंग्स फॉर द फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। जो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस होता है उसके लिए ये जो है, ये डिसीज कॉज करने वाले जो है ये होते हैं, होस्ट होता है। राइट, एक भी अगर वहां पे पोटैटो प्लांट है तो होस्टिंग का काम करता है, और एक पोटैटो प्लांट अगर है तो उसमें लैक्स ऑफ दी स्पोर्स हो सकते हैं। तो एक ही पोटैटो प्लांट सफिशिएंट है नेक्स्ट टाइम जो आप कल्टीवेशन करोगे इस क्रॉप प्लांट का, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, पूरी के पूरी फील्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो अगर ये वहां पे कोई भी अदर पोटैटो प्लांट्स हो एरिया में या फील्ड में हो या फिर फूल के बाहर हो, उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। एज एनी इन्फेक्टेड पोटैटो प्लांट कैन बी द सोर्स ऑफ द लेड बिलाइट इन्फेक्शन। ठीक है, लेड बिलाइट इन्फेक्शन का कोई भी सोर्स इसमें से हो सकता है। Thank you very much for being with me. See you in the next one.